हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है, राजन सीरीज के कुछ लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग स्टडी मन लगा कर कीजिए क्योंकि ये जो सोचते हैं कि 1 वीक में 2 वीक में हम स्टडी को अच्छे से कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम आपसे बार बार ये चीज बताते हैं कि जिस हिसाब से आप लोग चैनल से जुड़े हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्लास को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हमें लगा कि आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि आप लोग सीरियस हो जाइए। और जो लोग सीरियस हैं वो क्लास को अटेंड कर रहे हैं और नोट्स भी मेंटेन कर रहे हैं। कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हाँ, जो सब्जेक्ट उनकी नीड है या और जिसमें दिक्कतें आ रही हैं तो उनमें कमेंट भी आ रहे हैं, वो लोग क्लास को ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों पीछे रह जाएं जब हर एक चीज आपको फ्री में मिल रही है, फ्री पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, फ्री क्लासेस मिल रहे हैं और टाइम आपके पास है नहीं। अब टाइम अगर जून में एग्जाम हो जाते हैं तो जून में हो जाएंगे, बाकी जुलाई तो बहुत समझ लीजिए ना के बराबर है। तो अब टाइम कहाँ है? 8 सब्जेक्ट हैं, तो ये मान के चले बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचा है। सो आप लोग पढ़ाई को बहुत सीरियस लीजिए क्योंकि जो 4 सेमेस्टर आपके हैं वो 2 इयर्स में आपको कंप्लीट करने हैं। वो कहने की बातें हो जाती हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगर 2 इयर्स में नहीं होंगे तो 3 इयर्स में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्या हम किसी से कम हैं? हम किसी से पीछे क्यों रहें? 3 इयर्स में हम क्यों करें? हम 2 इयर्स में 4 सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे। तो जब कंप्लीट करेंगे इसके लिए क्या करना होगा? हमें स्टडी करनी होगी। और स्टडी कैसे करनी होगी? तो हमें मन लगाकर स्टडी करनी होगी, नोट्स को मेंटेन करना होगा और रिवीजन भी करना होगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी। यानी हमें क्या करना है? इन 2 मंथ्स में हमें बस ये मान के चलना है कि हमारे यानी हम दुनिया से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा लर्निंग कॉर्नर है, वहां पर सिर्फ उतनी ही हमारी दुनिया है। और जब उतनी ही दुनिया आप समझेंगे तभी क्या होगा? अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्या होता है, सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और प्लस ये भी है कि हमारी फैमिली बढ़ेगी और जितनी फैमिली बढ़ेगी उतना ही हम मजबूत होंगे। और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, और शेयर भी आप करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन हो जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान एवं कप्तान कुक ने की थी। इस महाद्वीप में कुल 14 देश हैं। कितने? तो 14 हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एबोर्जिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश पेरू है। क्या है? सबसे छोटा देश पेरू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसयूस्को है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे हो जाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल विक्टोरिया तथा गिब्सन है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड में रेमू और कोकाबरा नामक पक्षी पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उष्णकटिबंध जलवायु की प्रमुख विशेषता बताएं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाता है, उष्णकटिबंध जलवायु की विशेषता बताएं। तो उष्णकटिबंध जलवायु की विशेषता वर्ष भर मूसलाधार एवं अत्यधिक वर्षा का होना और लगभग संपूर्ण वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान और वर्ष भर उष्णार्द्र जलवायु का पाया जाना, ये हो जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। तो दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल
1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश है, इसमें ब्राज़ील सबसे बड़ा देश हो जाता है। कॉकलैंड द्वीप सबसे छोटा देश है। सबसे ऊंचा पर्वत ओनसडेल सेलेडो है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। वेनेजुएला में स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे बड़ा झरना है। और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। और जो इसमें पॉइंट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये लघु उत्तरीय में ही आएगा, हो सकता है अति लघु में, बहुविकल्पी में आ जाता है। तो इसके जो ये पॉइंट्स हैं तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे एंडीज़ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आप बताओ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो आपको पता है एंडीज़ है ना। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो सबसे ऊंचा पर्वत ओनसडेल सेलेडो है ना। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और बनाए देखिए सिलेबस से ही जाते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता। मैं कई बार देखिए आप इस पर मैंने किया है कि देखिए बाहर से नहीं आता, लेकिन क्या होता है जब हम डीपली चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं और जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आए कहाँ से, हमने तो कभी इनको देखा ही नहीं, हमारी नज़र ही इन पे नहीं पड़ी। नज़र ही नहीं सिर्फ पड़ी, बाकी आपकी बुक में, आपकी सीरीज़ में, आपके नोट्स में अवेलेबल है ना। डुप्ले की नीति पर प्रकाश डालिए। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों में अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध हुए। अंत में 1760 ईस्वी में वॉन्डिवोर्स के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। 1763 ईस्वी में यूरोप में पेरिस की संधि के बाद ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गए और अंग्रेज़ों की शक्ति में लगातार वृद्धि होती चली गई। धीरे धीरे भारत में वह एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में रह गए और उन्होंने भारत पर अनेक वर्षों तक शासन किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध पर प्रकाश डालिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ। ये दोनों शक्तियां कर्नाटक के मामले को लेकर एक दूसरे पर सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करने लगे। कर्नाटक के मामले में फ्रांसीसी चांदा साहब के साथ युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेज अनवरुद्दीन के साथ थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया, किंतु 1756 से 1763 ईस्वी तक हुए सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दी और फ्रांसीसियों को परास्त करने के साथ ही अंग्रेजों का शक्तिशाली रूप में उदय हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। लोकसभा की अध्यक्षता के लिए अनिवार्य योग्यता बताइए। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता हो जाती है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह लाभ के पद पर ना हो और वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपका हो जाता है सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। संसद व राष्ट्रपति से पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है निर्णय अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रभावी विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल पर टिप्पणी लिखिए। तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी और महत्वपूर्ण संस्था है। प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहा जाता है। महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि शासन के कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। इसका संचालन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल की सदस्यता महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रत्येक सांसद मंत्रिमंडल का सदस्य बनना चाहता है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों भंग हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा में ही संसद यानी लोकसभा में किया जाता है। इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसद का प्रमुख कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए संसद विभिन्न प्रकार के मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकती है। जैसे संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं तथा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा नियंत्रण रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद सरकारी विधेयक तथा बजट को अस्वीकार करते मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया न हो, संसद द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूरी करता हो, वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आप देखिए हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, बाकी अति लघु और लघु तो बनते ही हैं। ठीक है, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह लोकसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता और अन्य सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करता हो। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, तो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वो संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, वह संसद अथवा राज्य विधानसभाओं में किसी सदन का सदस्य ना हो। वित्त विधेयक पारित होने की प्रक्रिया बताएं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, धन संबंधी विधेयक लोकसभा में ही मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन्हें प्रस्तुत करने के पूर्व इसके संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जा सकता है और राज्यसभा विचार करने हेतु 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के अंदर पारित कर देती है तो दोनों सदनों की स्वीकृति से विधेयक पारित समझा जाता है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास औपचारिक स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, इसलिए इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। फर्स्ट हो जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, और सेकंड हो जाता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित तथा संघीय राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं मतगणना के आधार पर संक्रमित पद्धति के अनुसार होता है। मतदान गुप्त होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विजय प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करता है, जिसे निर्वाचन कोटा कहा जाता है। निर्वाचन कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 हो जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसी विधि अपनाई गई है कि संसद के सदस्यों की कुल संख्या राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या लगभग बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जा सकती है, स्पष्ट करें। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है और सामान्य रूप से वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर चुनता है। किसी दल को लोकसभा में बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में वह उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश से आप क्या समझते हैं, इनका विस्तार किन किन महाद्वीपों में होता है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में वर्षा के बराबर होती है। यहाँ महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में सहारा और कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कोलोरेडो और
अरिज़ोना दक्षिणी अमेरिका में, अटाकामा एशिया में, अरब और थार तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर निबंध लिखिए। तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति वनस्पतियों में समुद्री जीव जंतुओं जो प्राचीन काल में डेल्टाओं, झीलों और समुद्र में रहते थे के किसी कारणवश दब जाने से पृथ्वी की गर्मी व दबाव से आसवन क्रिया के फलस्वरूप हुई है। पेट्रोलियम या खनिज तेल का अधिकाधिक उपयोग ताप, प्रकाश, चालक शक्ति और मशीनों को चिकना करने के लिए किया जाता है। इसने अपने गुणों के कारण ही जल, थल एवं वायु या यातायात में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। पेट्रोलियम भूगर्भ से अशुद्ध अवस्था में निकाला जाता है। विभिन्न उपयोगों में लाने से पूर्व इसे परिशोधित किया जाता है। पेट्रोलियम परिशोधन से गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, चिकना करने का तेल, पैराफिन, नैफ्था, वैसलीन, ग्रीस, कोक, मोम, कृत्रिम रंग, रबर, नायलॉन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। विश्व में पेट्रोलियम के भंडारों तथा उत्पादन का वितरण बहुत ही असमान है। विश्व के खनिज तेल के कुल भंडारों का लगभग 1/3 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के देशों में संचित है। इन देशों में कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक तथा संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख हैं। इन देशों में तेल का स्थानीय उपयोग बहुत कम है। विश्व में कुल निर्यात का 75% तेल इन देशों से ही प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। यहाँ पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, कैलिफोर्निया, ल्यूसियाना तथा व्योमिंग में तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। वे कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है? तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद लोकसभा मंत्रिपरिषद पर निम्न तरीके द्वारा नियंत्रण रखती है। अविश्वास प्रस्ताव पास करके तो मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है। बजट में कटौती करके संसद मंत्रिपरिषद की किसी महत्वपूर्ण नीति को अस्वीकार करके या किसी मंत्री प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकार करके या बजट में कटौती प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। काम रोको प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव द्वारा संसद काम रोको प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव पारित करके भी मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न पूछकर तो संसद सदस्य मंत्रियों से उसके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। वन संरक्षण क्या है, इसके उपायों को सुझाएं। तो वनों के नियंत्रण, विनाश और ह्रास के दुष्प्रभावों को देखते हुए इनका संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार ने वन संरक्षण पर विशेष बल दिया है तथा वन संरक्षण हेतु वन महोत्सव तथा सामाजिक वानिकी जैसे अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया है। वन संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। क्या क्या करने चाहिए? तो भाई वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, है ना, उनको बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यही सब होना चाहिए। तो चलते देख लेते हैं। वृक्षों की अनावश्यक और अंधाधुंध कटाई पर रोक, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन एवं वृक्षों की देखभाल, अनियंत्रित पशुचारण पर प्रतिबंध, रोगग्रस्त पेड़ों की समाप्ति, जंगलों में लगने वाली आग पर अविलंब नियंत्रण और वन संरक्षण संबंधी जन जागरण, विज्ञान तथा संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, ये हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ और जनहित याचिका के 2 लाभ लिखे? तो जनहित याचिका का आरंभ वर्ष 1982 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा किया गया। सोनिया हुर्रा द्वारा लिखित पुस्तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1993 में जनहित याचिका की निम्न परिभाषा दी। जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसका उद्देश्य लोक हानि को रोकने, सरकारी दायित्व को लागू करने तथा जनहित की रक्षा करना होता है। जनहित याचिका के लाभ। जनहित याचिकाएं ऐसी याचिकाएं होती हैं जिन्हें सामान्य हित में पीड़ित व्यक्ति के
बदले अन्य व्यक्ति या समाजसेवी संगठन न्यायालय में दायर कर सकते हैं। यह व्यवस्था देश के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उन्हें न्याय मिल सके। इन याचिकाओं के कारण ही न्यायालय ने पर्यावरण जैसे मुद्दों से लेकर राजनीतिक भ्रष्टाचार तक के मामलों पर अपना निर्णय सुनाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के उपकरण अथवा विधियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। राजकोषीय नीति का अर्थ सरकार की बजट, कराधान, व्यय एवं रणनीति की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय और व्यय के बीच उचित सामंजस्य बैठाने का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति में सरकार अपने व्यय तथा आय का प्रयोग इस प्रकार करती है कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़े और प्रतिकूल प्रभाव समाप्त किया जा सके। राजकोषीय नीति के उपकरण मुख्य रूप से बजट, मौद्रिक नीति, कराधान हैं। करारोपण केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए धन एकत्रित करने में एक माध्यम है। करारोपण गरीब और अमीर के बीच आय की असमानताओं को कम करने में सहायक है, क्योंकि सरकारी प्रगतिशील कर अर्थात अमीर व्यक्ति पर ऊंचा कर तथा गरीब व्यक्ति पर कम कर लगाकर कर वसूल करती है। मौद्रिक नीति से अभिप्राय ऐसी नीति है जिसमें मौद्रिक अधिकारी द्वारा देश में साख और मुद्रा की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार बजट के द्वारा सरकार वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, उसी के अनुसार अपनी नीतियों को संचालित करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत का उल्लेख कीजिए। उत्तर प्रदेश आय की प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। भू राजस्व या मालगुजारी, यह राज्य की आय का एक प्रमुख साधन है। कृषि आयकर, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को कृषि आयकर लगाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार भी कृषि आयकर द्वारा आय अर्जित करती हैं। राज्य उत्पादन शुल्क, इसके अंतर्गत राज्य सरकार को केंद्र सरकार के उत्पादन शुल्क के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने से आय प्राप्त होती है। व्यापार कर, मई 1994 ईस्वी में बिक्री कर की जगह सरकार ने प्रदेश में व्यापार कर लागू कर दिया। उसके बाद है प्रशासनिक प्राप्तियां। राज्य को अपने कई प्रशासनिक विभागों जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य से शुल्क के रूप में आय होती है। राजकीय व्यवसाय को शुद्ध आय, तो राज्य सरकार कुछ व्यावसायिक कार्यों के संचालन से सरकारी नहरों व नलकूपों से सिंचाई शुल्क के रूप में राज्य सरकार को आय होती है। सड़क तथा जल परिवहन से और वनों से आय प्राप्त होती है। अन्य आय विद्युत शुल्क, बस यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क और मनोरंजन कर से आय प्राप्त होती है। सहायता अनुदान, विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को अनुदान देती है। निम्न के विषय में लिखिए। किसके किसके विषय में लिखना है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम लिखना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम लिखना है, भारत के कुल राज्यों की संख्या लिखना है और उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या को लिखना है। तो सबसे पहला भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्यों हो जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। भारत के कुल राज्यों की संख्या तो 29 हो जाती है और उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या तो 75 यानी कि 75 हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन है, सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है? बिंदुवार अपनी राय दीजिए। तो सरकार पर जनता का नियंत्रण निम्नवत रखा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, जहां केंद्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन चुनावों के माध्यम से ही जनता सरकार, शासन, जनप्रतिनिधि का चयन करती है। चुनाव के माध्यम से ही जनता सरकार अथवा शासकों पर नियंत्रण रखती है और सरकार को वैधता प्रदान करती है। जनता मताधिकार के द्वारा ही सरकार पर नियंत्रण रखती है तथा ऐसी सरकार को हटा सकती है जो उनकी इच्छाओं और सोच का सम्मान नहीं करती है। अफ्रीका महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका यूरोप से अलग होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया अफ्रीका में ही स्थित है। और अफ्रीका को सबसे बड़ा महाद्वीप कहते हैं क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज आपका ये सेशन अभी कंप्लीट हो जाता है। अभी आपकी सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, जो आपकी राजन सीरीज़ चल रही है, ठीक है ना। राजन सीरीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद पवन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा अभी भी राजन सीरीज़ ही कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए लाइक जब भी आप करेंगे जब आपको सेशन अच्छा लगेगा, और मेरी समझ में आता है कि आपको सेशन ज़रूर अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ आपके बेनिफिट के लिए है, आप ही के फ़ायदे के लिए है। और हम ऐसा तो है नहीं कि हम आपको कोई आपसे कोई पेमेंट लेते हैं या आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए हम कुछ पे कराते हैं। तो हर एक चीज़ आप जो क्लासेस हैं वो फ्री हैं, पीडीएफ नोट्स फ्री हैं, तो सभी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं। तो आप भी थोड़ी सी कहते नहीं है कि कहते 50% आपने दिया तो 50% हमने दिया, तभी मिलके 100% बना। तो हमने तो अपना 50% दे दिया, तो आप भी अपना 50% दीजिए। तो वीडियो को स्किप ना किया कीजिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा किया कीजिए, प्लस लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।